हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। हमने गॉस के प्रमेय को पिछले पार्ट में पढ़ा और गॉस के प्रमेय को प्रूफ करना भी सीख लिया है और आज के इस वीडियो में हमको उन गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ना है। तो देखिए, गॉस के नियम का प्रयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। देखिए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। देखिए, पहला अनुप्रयोग क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार है। तो यहाँ पर एक चालक तार ले लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, ठीक है, और एक समान आवेशित है और मान लेते हैं कि यह एक समान धन आवेशित है। ये ठीक है, एक समान रूप से धन आवेश इसमें वितरित है। ठीक है, तो एक समान आवेशित सीधा तार ले लिए। इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। मान लेते हैं इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। और देखिए, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, यहाँ पर लिखे हैं E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे में आर। अब देखिए, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व और लैम्डा बराबर Q बटा में L। रेखीय आवेश घनत्व को हम पिछले वीडियो में डिटेल बता दिए हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा बराबर Q बटा में L होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब यहाँ से एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का एक बेलन ले लेते हैं। इसकी लंबाई क्या है? एल है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार है जो कि धन आवेशित है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है। अब आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का एक बेलन की कल्पना करते हैं। इस बेलन को गॉसियन बेलन बोला जाएगा। ठीक है, एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लिया है उसको लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि माना, देखिए यहीं पे लिख देते हैं, माना अनंत लंबाई का एक तार है जिससे हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं। तो ये जो बेलन है, यहाँ पर जो बेलन मान रहे हैं, इसको गॉसियन बेलन बोला जाएगा। ठीक है, तो गॉसियन बेलन, एल लंबाई का एक गॉसियन बेलन, इसको बोलेंगे गॉसियन। ठीक है, एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं यानी कि हमने मान लिया कि आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का एक बेलन है, एक गॉसियन बेलन है जिससे तीन पृष्ठ बनता है। देखिए, वह पृष्ठ कौन कौन सा है? देखिए, एक तो ये एक ये वृत्ताकार पृष्ठ, ये वाला है ना वृत्तीय पृष्ठ, इसको S1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये वाला पृष्ठ इसको मान लेते हैं S2 है। इसको जो बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ, ऊपर से जो वृत्तीय पृष्ठ है इसको छोड़ करके जो पृष्ठ बचा है उसको पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। अब ये नीचे का वृत्तीय पृष्ठ, इसको मान लेते हैं S3। ठीक है, तीन पृष्ठ बनता है। तीन पृष्ठ S1, S2 व S3 बनता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, इसको इतना आपको लिखना होगा। ये जो यहाँ पर माना है, बस इसी को यहाँ पर लिख दिया गया है कि मान लिया अनंत लंबाई का एक तार है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये है बिंदु P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तथा तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है। हमने क्या मान लिया है कि तार का रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है? लैम्डा है तथा आर त्रिज्या व एल लंबाई का एक बेलन मान लेते हैं जिसे गॉसियन बेलन बोला जाएगा। ठीक है, तथा आर त्रिज्या व एल लंबाई का एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। इस बेलन से तीन पृष्ठ का निर्माण होता है, एक ऊपर वाला वृत्तीय पृष्ठ और एक पार्श्व पृष्ठ, जो दो ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल छोड़ करके जो बचता है बीच में उसको पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ S2 तथा नीचे का वृत्तीय पृष्ठ S3, तीन पृष्ठ का निर्माण होता है। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, अब लिखने के बाद आगे चलेंगे। अब आगे देखिए क्या करना है। अब मान लेते हैं कि S1 पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ, एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं,
देखिए एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना हुआ, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का डायरेक्शन ये प्लस आवेश है, तो इससे बाहर की ओर इधर की ओर होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा। अब देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा, तो इस छोटे से पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल देखिए ऊपर की ओर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे बाहर की ओर होता है, तो ये हो जाएगा डी ए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। और इस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल लेंगे तो सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, उससे लंबवत होता है बाहर की ओर। तो इस पृष्ठ से देखिए सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, लंबवत होगा, ऐसे ऊपर की ओर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है तो इसका लंबवत सदिश निकालना होगा, तो ऐसे बाहर की ओर होगा 90 अंश के कोण पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ लिए हैं तो इसका लंबवत सदिश किधर होगा, बाहर की ओर होगा। अब देखिए इसी तरह पृष्ठ S2 पर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई छोटा सा क्षेत्र ले लेते हैं ये। ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्र ले लेते हैं, अल्प पृष्ठ ले लेते हैं। इस पृष्ठ पर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो देखिए ये भी प्लस आवेश है, तो इस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की डायरेक्शन होगा, तो इसका दिशा होगा इधर, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा। अब देखिए इस पृष्ठ का अगर सदिश क्षेत्रफल निकालें तो इससे भी सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, सदिश क्षेत्रफल इधर की ओर ही होगा, यानी कि इसी पर होगा, ये होगा डी ए। ठीक है, सदिश क्षेत्रफल इस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होता है, तो लंबवत बाहर की ओर क्या होगा, ये होगा डी ए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का कोण डी ए और वेक्टर ई के बीच का कोण क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 अंश बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल और ई, सदिश क्षेत्रफल और ई के बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश बनेगा। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ई और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए, मान लीजिए कि इस S3 पृष्ठ पर एक कोई अल्प क्षेत्र ले लेते हैं और इस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो इसके कारण इसका वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ठीक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, अब इससे इसका सदिश क्षेत्रफल निकालें तो इस पृष्ठ से लंबवत होगा बाहर की ओर, तो ये हो जाएगा इधर की ओर, अंदर की ओर नहीं हो सकता क्योंकि अंदर की ओर हो जाएगा, बाहर की ओर लेना है तो ये हो जाएगा नीचे ऐसे, तो ये हो जाएगा डी ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ए। इतना समझ में आया। 3 पृष्ठ हमारे पास आए, यहाँ पर 3 पृष्ठ बनता है, तो तीनों पृष्ठ पर हमने क्या किया कि अल्प क्षेत्र ले लिया और अल्प क्षेत्र ले करके क्या किया हमने कि वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता उस पॉइंट पर निकाले हैं, तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, और उस पृष्ठ से सदिश क्षेत्रफल को हमने लिया और उसके बीच का एंगल हमको पता चल गया। देखिए यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, वेक्टर ई और डी ए के बीच का जो कोण होगा वह यहाँ पर 90 अंश होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब यह बंद पृष्ठ है तो इस पर गॉस का प्रमेय लागू होगा, गॉस का नियम लागू होगा। तो क्या करते हैं, S1 पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि S1 पृष्ठ से, अब देखिए हम S1 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई S1 निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस छोटे से पृष्ठ का जो होगा, छोटे से पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ये जो क्षेत्रफल है इस छोटे से अल्प क्षेत्र के लिए है, हमको पूरा S1 पृष्ठ लेना है, ये पूरा S1 पृष्ठ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस छोटे से का क्या कर देंगे, समाकलन निकाल देंगे, यानी इसका समाकलन कर देंगे ऐसे, और बंद पृष्ठ है तो ऐसे चिन्ह ये वाला लगाते हैं। ठीक है, तो ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा की जगह रखेंगे कॉस 90 अंश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, 90 अंश है, तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस 90 अंश का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैद्युत S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकला, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसी प्रकार से S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। अब यहाँ से S2 पृष्ठ से गुजरने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए φS2 बराबर, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर DA ले रहे हैं इस छोटे से क्षेत्र के लिए, लेकिन S2 हमको पूरा पार्श्व पृष्ठ लेना है, इस ऊपर के सर्कल और नीचे के सर्कल को छोड़ करके पूरा पार्श्व पृष्ठ लेना है। तो क्या करना होगा, इस छोटे से क्षेत्र का है ये, तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, ठीक है। देखिए जब छोटे से क्षेत्र का हम निकाल चुके हो और पूरे क्षेत्र का निकालना होगा तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो आ जाएगा। तो इसका समाकलन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा आपका, अब देखिए E यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, E को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि E प्लस आवेश के कारण है तो सब जगह सेम होगा, है ना। इसके पार्श्व पृष्ठ पर किसी भी पॉइंट पर लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम होगा, ये कांस्टेंट होगा, तो इसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे E को, है ना। अब देखिए DA ये हो जाएगा DA, अब इनटू cos थीटा, तो cos थीटा के प्लेस पर 0 रख देंगे, cos 0 हो जाएगा, ये cos 0 अंश, और cos 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए φS2 बराबर E, इसका वैल्यू 0 अंश का 1 हो गया, तो ये बचेगा आपका DA, क्या हो जाएगा DA, अब यहाँ पर गुणा में 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका DA आ जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये DA क्या है, DA है इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब समाकलन लगा है, इसका मतलब कि इस पूरे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका φS2 बराबर E इंटू, अब φDA का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये होता है 2πRH होता है, क्या होता है 2 इंटू πR। अब H यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यहाँ पर L है, तो ये हो जाएगा L हो जाएगा, क्या हो जाएगा L हो जाएगा, E इंटू 2πRL हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि DA बराबर, अब φDA है पूरा, तो ये ये समाकलन DA है, तो छोटे से क्षेत्र का नहीं, अब ये पूरे पृष्ठ का पूछ रहा है, पूरे पार्श्व पृष्ठ का, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2πRL, यानी कि आप लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ठीक है, तो ये ये आपका क्या हो जाएगा, समाकलन DA हो जाएगा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRL हो जाएगा, क्योंकि H होता है तो H की जगह L है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि S2 से गुजरने वाला S2 से पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए मैं इधर बता देता हूँ, इधर देख लीजिए, इधर चलिए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ S3 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब देखिए पृष्ठ S3 से वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका φS3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा φS3, फाई वैद्युत फ्लक्स होता है, S3 पृष्ठ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, S3 निकाल देंगे। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EDA cos, यहाँ पर थीटा की जगह क्या ले लेंगे, 90 अंश ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, cos 90 अंश का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका φS3 बराबर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। φS3 बराबर भी 0 हो गया। अब देखिए तीनों पृष्ठ से हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं पूरे पृष्ठ से, यानी कि पूरे बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे यानी संपूर्ण पृष्ठ से, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाई बराबर फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3। तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि हम यहाँ पर पूरे पृष्ठ से ले रहे हैं यहाँ पर। अब रख लीजिए पूरा, देखिए तो वैल्यू क्या है, फाई S1 का वैल्यू है आपका 0 प्लस फाई S2 का वैल्यू E इंटू 2πRL, प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा आपका, देखिए फाई यहाँ पर हमको फार्मूले में कहीं पर भी नहीं लाना है तो फाई का वैल्यू रख देंगे। फाई बराबर हमने क्या पढ़ा है, Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमने पढ़ा है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2πRL, ठीक है। हमको यहाँ से E का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा आपका E बराबर Q बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πRL, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए E बराबर 1/2 को पहले ला देंगे तो 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर देखिए क्या बचा RL, तो यहाँ पर लिख देते हैं Q बटा में L इंटू R। अब देखिए Q बटा L, यहाँ से देखिए Q बटा L का वैल्यू क्या है, लैम्डा है, ठीक है। Q बटा L की जगह लैम्डा रख देंगे तो ये क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा E बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट, Q बटा L की जगह लैम्डा रख देंगे तो ये हो जाएगा इंटू लैम्डा बटे में R। ये ही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।